चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने कल जो है वो शुरुआत किया, ये पार्टिसिपेट किया सोमनाथ अमृत महोत्सव में। और 75th ईयर जो है वो सेलिब्रेशन चल रहा है। जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात में, इसका रिस्टोरेशन हुआ था। और तो उसी के लिए जो है वो मतलब ये जो मंदिर है ये काफी सदियों तक इसका डिस्ट्रक्शन होता रहा। 1951 में इसको पुनः जो है वो इसका स्थापना किया गया। उसी लिए जो है वो ये काफी जो है वो प्रोग्राम्स वगैरह हो रहे हैं। और इसका काफी इम्पोर्टेंस है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है और इंडिया का जो एक हेरिटेज है उसको ये एक सिंबल के तौर पे इसको दिखाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री ने जो है वो टेम्पल के इतिहास के बारे में इसमें काफी सारी चीजें बताई। फिर बताया कि कैसे जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। और जब रिस्टोरेशन वर्क कंप्लीट हो गया था तो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने इनॉग्रेशन में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो पूरा चल रहा है सेलिब्रेशन, ये यही है कि जो इंडिया का जो हेरिटेज है, जो एंशियंट टेम्पल्स हैं, जो कल्चरल साइट्स हैं, उनको उनका प्रिजर्वेशन और प्रमोशन को प्रिजर्व करना और उनको जो है वो प्रमोट करना। सोमनाथ टेम्पल ये प्रभास पाटन में है, जो कि सौराष्ट्र के वेरावल के पास है। और यहाँ पे काफी इन्वेजन हुआ है। और बार बार जो है वो सबसे पहले इसमें जो है वो महमूद ऑफ गजनी था, ये 1025 में आया था और उसने इसको काफी डिस्ट्रॉय जो है वो किया था। और ये अभी जो प्रेजेंट का जो टेम्पल है, ये करंटली चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर पे बना हुआ है। तो जैसे कि ये सारी जैसे आर्किटेक्चर फॉर्म क्या है, कब कितना कब डिस्ट्रक्शन हुआ, कब रिकंस्ट्रक्शन हुआ, तो ये सारी चीजें जो है वो पूछी जा सकती है। फिर इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट मौसम है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट स्कीम या हृदय है, इसके तहत भी जो मंदिर हैं उनका जो है पुनर्निर्माण और पुनरुद्धार का काम जो है वो चल रहा है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर 11th मई को हर साल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। इस बार भी नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट हुआ। और ये डे मनाते हैं 1998 में राजस्थान के पोखरण में जो है वो भारत ने सक्सेसफुली जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। तो वो उसके वही दर्शाता है कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक रूप से कैपेबल है और क्या इसका ग्लोबल पोजीशन है। इसी दिन जो है वो इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हंसा 3, ये भी जो है वो लॉन्च हुआ था। तो ये भी कंट्री का जो एक इनोवेशन इकोसिस्टम है उसको जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी डे जैसे कब सेलिब्रेट होता है, ये पूछा जा सकता है। फिर किस उपलक्ष्य में मनाते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो इंडिया जो है वो वर्क कर रही है ज्यादा से ज्यादा न्यू टेक्नोलॉजीज पे भी, जैसे एआई है, अभी एआई बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सारी चीजें जो है वो इनको और इन पे बेहतर काम करने की कोशिश किया जा रहा है। ठीक है। और 1998 का जो न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे उसको ऑपरेशन शक्ति कोड नेम दिया गया था। ठीक है, तो ये भी कई बार पूछा जा चुका है। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ये इम्पोर्टेंट रहेंगे। ये इंडिया का जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 15 साल से ज्यादा का, तो उसमें और उसके अबव का इसमें बताया जा रहा है कि ये 6.6% रहा है जनवरी से मार्च क्वार्टर का जो अभी रिपोर्ट आई है। उसके पिछले क्वार्टर में ये 6.7% था, तो इसमें 0.1% की कमी आई है। और ये डेटा जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के द्वारा जो है वो दिया गया। रूरल एरियाज में बताया गया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है ये बढ़ा है। और बढ़कर जो है वो 4.0% से 4.3% हो गया है। ठीक है। तो अभी हमें जैसे पता है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, ये पूरा डेटा जो है वो प्रिपेयर करता है। और क्वार्टरली बेसिस पे जो अर्बन एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, इनमें कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना है लेबर फोर्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देता है। और ओवरऑल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की बात कही जाए तो
पिछले साल के कंपैरिजन में जो लास्ट क्वार्टर था पिछला उसके कंपैरिजन में अभी ये 55.8% रहा। और जो रूरल एरियाज में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है ये कम हुआ है, ये 58.2% रहा। तो पिछले क्वार्टर की से अगर कंपैरिजन करें तो अर्बन एरियाज में माइन्यूट सा जो है वो इंक्रीज है, और रूरल एरियाज में जो है वो डिक्रीज देखने को मिला है। तो ये इनका डेटा है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेहत मिशन लॉन्च किया है। और सेहत है आपका साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन मिशन। और ये एक नया इनिशिएटिव है जो कि एग्रीकल्चर को न्यूट्रिशन से जोड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें फार्मर्स की सेफ्टी पे और डिजीज कंट्रोल पे भी फोकस किया जाएगा। ये एक जॉइंट मिशन है जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च इन्होंने एक बनाया है। ये एक एक जो पूरा फ्रेमवर्क है कि कैसे हमें इंडिया को और हेल्दी करना है, हेल्दी इंडिया को कैसे डेवलप करना है। इसके लिए फार्मिंग को, न्यूट्रिशन को और हेल्थ केयर को सबको जो है वो जोड़ना होगा। तो इसीलिए ये जो है वो लॉन्च किया अभी ये जो हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर हैं उनके द्वारा। और माना जा रहा है कि ये जो मिशन है ये काफी हिस्टोरिक है। ये होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सिस्टम अप्रोच पे काम करेगा, जिसमें साइंस, पॉलिसी मेकिंग, सभी चीजों को जो है वो इंटीग्रेट किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेहत मिशन काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये इसके पहले भी जैसे वन हेल्थ इनिशिएटिव लॉन्च किया था कोविड-19 के टाइम पे, तो उसको डिजीज को कंट्रोल करने के लिए। तो अब ये नए सिरे से इसको जो है नया मिशन जो है वो लाया गया है। और माना जा रहा है कि ये काफी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसमें एक काफी सारे एरियाज पे फोकस किया जाएगा, जिसमें 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं, जिसमें कि डेवलप किया जाएगा और इवेल्युएशन होगा बायो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन डेंस क्रॉप वेराइटीज का। इसके अलावा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को और मजबूत किया जाएगा। जो ऑक्यूपेशनल रिस्क हैं, एग्रीकल्चर वर्कर जो काम करते हैं उनके क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, उस पे काम किया जाएगा। एग्रीकल्चर को एडवांस किया जाएगा, उसके लिए स्ट्रेटजीज को डेवलप किया जाएगा। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उनके प्रिवेंशन पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो एक पूरा जो है वो एक सिस्टम बनेगा जिसके तहत जो है वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है और जो हेल्थ है, पब्लिक हेल्थ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो हो सके। तो ये सेहत मिशन भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ टाइटल लेबोरेटरी एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ये न्यू दिल्ली में हुआ कॉन्फ्रेंस। और इसमें जो साइंटिफिक रिसर्चेस होती हैं उसमें किस प्रकार से एनिमल्स का यूज होता है, कितना कितना उसको एथिकल वे में करना चाहिए, इस पे पूरा जो है ये फोकस रहा। और इसमें जो कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन एनिमल्स, ये है। और इसको बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूट किया गया है अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। और ये रेगुलेट करती है और मॉनिटर करती है कि किस तरह से जो हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे एक्सपेरिमेंट, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट जो है वो होता है। तो इसमें जो है वो जोर दिया गया इस कॉन्फ्रेंस में कि एक बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए, और जो एनिमल्स हैं उनके टुवर्ड्स जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो दिखाना चाहिए। और इसमें काफी सारे साइंटिस्ट, वेलफेयर एक्सपर्ट्स अपने जो है वो पार्टिसिपेट किया। और इसमें जो की टॉपिक्स थे उसमें था 3R प्रिंसिपल पे बेस्ड थी ये, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन और रिफाइनमेंट। ठीक है, और इसमें मतलब जोर दिया गया कि जो एथिकल कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसके पे एक एथिकल रिव्यू भी जो होना चाहिए, ताकि एनिमल्स को ज्यादा जो है वो हार्म ना पहुंचे। तो ठीक है, तो एथिक्स पे ज्यादा इस पे फोकस रहता है। और जैसे अब ये इसमें CCSEA के बारे में बताया गया है, कमिटी फॉर कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, जैसे कभी कभी इस तरह से क्वेश्चंस पूछते हैं कि किसके अंतर्गत आता है। और ये एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये ऑपरेट होता है अंडर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इसमें पूरा गाइडलाइंस हैं
इसमें एनिमल फैसिलिटीज को रजिस्टर किया जाता है और इसका सस्पेंशन वगैरह भी होता है अगर ये जो रूल्स हैं उनको फॉलो अप नहीं करते हैं। इंडिया में 2000 से ज्यादा रजिस्टर्ड एनिमल फैसिलिटीज हैं जिसमें मेडिकल कॉलेजेस, फार्मास्यूटिकल कंपनीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस भी हैं। ठीक है, जो ग्लोबल ट्रेंड्स हैं उनसे जो है वो एक पूरा अलाइनमेंट रहता है कि उसी बेसिस पे जो है वो काम करना है। और इसके अलावा अ, कैसे जो है वो एनिमल टेस्टिंग ना करके अदर अल्टरनेटिव्स को डेवलप किया जाए, इस पे भी काम हो रहा है। और इसी में इंडिया का नेशनल सेंटर फॉर अल्टरनेटिव्स टू एनिमल एक्सपेरिमेंट भी है जो कि प्रमोट करते हैं इन विट्रो मेथड्स का, मतलब लेबोरेटरी में जो है वो चीजों को डेवलप करके उस पे काम किया जाता है, या कंप्यूटेशनल मॉडल्स का यूज करके। अभी जैसे एआई आ गया है तो उसका भी यूज करके जो है वो कि कैसे जो है वो फर्दर रिसर्च को और आगे बढ़ाया जाए, इस पे काम चल हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अभी मध्य प्रदेश में हमें पता है कि एक एक्सीडेंट हुआ था 30 अप्रैल को, और बारगी डैम एक रिजर्वायर है, वहां पे सीवियर स्टॉर्म था और उसमें जो है वो एक क्रूज था, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो डूब गया था। और इसकी वजह से करीब 13 लोगों की डेथ हुई थी और बाकी लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो क्या हुआ इसमें, कैसे ये पूरा चीजें हुई, तो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जो गवर्नमेंट है 1 मेंबर इंक्वायरी कमीशन बनाया है जिसको हेड करेंगे रिटायर्ड चीफ हाई कोर्ट जज हैं संजय द्विवेदी। ठीक है, तो ये देखेंगे कि कैसे जो है वो सारा जो इंसिडेंट्स है वो हुआ, और उसके अलावा कैसे जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला, प्रॉपरली चला कि नहीं, क्या जो सेफ्टी एसओपी था, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर्स, उनको फॉलो किया गया कि नहीं। तो एक तरह से पूरा जो है वो उस पे ये अपना स्टडी करेंगे और रिपोर्ट जो है अपनी देंगे। तो कभी कभी जैसे कोई नया ऐसी दुर्घटना होती है तो इसमें जो कमीशन बनता है, इंक्वायरी कमीशन, उनके नियम भी जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा ये जो बारगी डैम है ये 1926 में कंप्लीट हुआ था। ये फर्स्ट मेजर डैम्स है नर्मदा रिवर पे, और काफी ये पॉपुलर जो है वो टूरिस्ट स्पॉट भी है, एक रिजर्वायर है। यहाँ ये अपने बोटिंग के लिए जाना जाता है, जबलपुर के पास में है ये। और अभी चूंकि यहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है तो काफी इस पे भी जो है वो क्रिटिसिज्म भी इसका हो रहा है कि क्या क्या ऐसी चीजें थी, प्रॉब्लम थी, मेंटेनेंस सही नहीं था, या क्रू जो है वो प्रॉपर उनको ट्रेनिंग दी नहीं गई थी जिसकी वजह से जो है ऐसा दुर्घटना जो है वो हुई। तो ये जो मतलब ये सारे इसके लोकेशन भी जो है वो कभी कभी उसमें इम्पोर्टेंट रहता है, पूछ दिया जाता है, स्पेशली जो एमपीपीसीएस का एग्जाम रहेगा उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा। फिर प्रधानमंत्री मोदी इन्होंने ये अभी गुजरात गए हैं, सोमनाथ यात्रा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। फिर इन्होंने जो है ये सरदार धाम हॉस्टल, इसका इनॉग्रेशन किया वडोदरा में। और ये इन्होंने यहाँ पे गैदरिंग को जो है वो एड्रेस भी किया, लोकल फॉर वोकल को उन्होंने जो है वो बढ़ावा देने की बात कही। फिर इन्होंने जो इंडियन सिटीजन है उनसे अर्ज किया कि आप लोकल प्रोडक्ट्स को जो है वो अडॉप्ट करिए। ठीक है, और इसमें जो है वो ये जो नया ये गर्ल्स हॉस्टल बना है इसकी 1000 लड़कियां जो इसमें रह सकती हैं, तो इससे इनको प्रॉपर एजुकेशन एक्सेस जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये है। और सरदार धाम ये एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल ट्रस्ट का, और इसके तहत ये हॉस्टल एकोमोडेशन और एजुकेशनल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं जो रूरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के जो बच्चे हैं उनके लिए। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026, इनसे रिलेटेड एक आर्टिकल था जिसमें काफी सारी चीजें जो है बताई गई हैं। और इसमें बताया गया कि कैसे इंडिया में वेस्ट जो क्राइसिस है वो काफी बढ़ रहा है। पहले ये एक अर्बन प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी एक तरह से अगर जो रूरल एरियाज हैं यहाँ पे भी काफी जो है वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। और एक तरह से ये एक नेशनल इकोलॉजिकल इमरजेंसी का इसको जो है वो टर्म दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कैसे जो वेस्ट है, जो प्लास्टिक्स हैं, ये जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है उसको पूरा खराब कर रहे हैं। स्पेशली मॉनसून सीजन में फ्लडिंग वगैरह हो जाती है। और इसके अलावा जो बर्निंग होती है प्लास्टिक वेस्ट की, इन सब की, इनकी वजह से एयर पोल्यूशन भी फैलता है। और
रूरल एरियाज में भी बताया गया कि यहाँ पे भी जो है प्लास्टिक, सैनिटरी वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, इन सब का जो है वो काफी मात्रा में ये निकल रहे हैं। तो इनसे कैसे निपटा जाए, कैसे इनका जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जाए, कैसे रिसाइकिल किया जाए चीजों को, इसके लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 इनको जो है वो नोटिफाई किया गया है। और ये 2016 के जो रूल थे उसको सुपरसीड करेंगे और ये 1 अप्रैल 2026 से जो है वो इफेक्टिव है। इसका ये एम है कि सोर्स पे सेग्रीगेशन करना, जो भी कचरा है उसको जहां से कलेक्ट किया जाता है वहीं पे सेग्रीगेट कर लेना। फिर जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं उनको रेगुलेट करना, साइंटिफिक प्रोसेसिंग वगैरह का यूज करना, ताकि जो लैंडफिल डिपेंडेंस है वो कम हो सके। जैसे जो कचरा होता है ज्यादा, जो खाली जमीनें होती हैं वहां पे उसको जाके डंप किया जाता है और उसकी वजह से जो डंप साइड होती है उसके आसपास भी काफी प्रॉब्लम होती हैं। तो और डंप साइट को फिर कैसे रिमीडिएशन इनका किया जाए, कैसे एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी डेवलप किया जाए, मतलब इसके से रिलेटेड इसमें सारे रूल्स हैं। और ये जो रूल्स हैं ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत इनको फ्रेम किया गया है। और इन्हीं ये कैसे, जैसे आर्टिकल 253 है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि आप जो है वो इम्प्लीमेंट करिए इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस लाइक द 1972 स्टॉकहोम डिक्लेरेशन। तो ये एक पार्लियामेंट को एक वाइड रीच प्रोवाइड करता है, इवन जो स्टेट और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको भी, कि आप बेहतर तरीके का लैंड, वाटर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन सिस्टम जो है वो इसको मेंटेन करिए। और इसमें कहा गया है कि अ, जो सेंटर है इसमें बेहतर रोल प्ले करता है, लेकिन जो स्टेट की एक कॉम्पिटेंस है उस पे भी ध्यान देना चाहिए। एक डिसेंट्रलाइज तरीके से इस पे पूरा काम जो है वो होना चाहिए। और स्टेट चूंकि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो बहुत ज्यादा अभी वो रहती नहीं है, या टेक्निकल जो कॉम्पिटेंसी नहीं रहती है, तो उस पे वर्क करना चाहिए। और लोकल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो स्टेट के सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो कैसे प्रॉपर तरीके से सॉलिड वेस्ट को मैनेज किया जाए ताकि उसका एनवायरनमेंट पे कम से कम जो है वो इफेक्ट पड़े, इस पे जो है वो ध्यान देना होगा। फिर इसमें कहा गया है कि जो ये रूल्स हैं ये अब रूरल लोकल बॉडीज तक जो है वो पूरा इनको एक्सटेंशन किया गया है। और जो ग्राम पंचायत है एक तरह से ये मिनिएचर म्युनिसिपैलिटी का काम करेंगी। ठीक है, और ये देखेंगी कि कैसे जो है वो इनको मैनेज करना है। इसके लिए इनको एक स्टाफ भी चाहिए रहेगा, सैनिटेशन वर्कर्स, सैनिटेशन इंजीनियर्स चाहिए रहेंगे, वेस्ट कलेक्शन व्हीकल्स होनी चाहिए रहेंगी, ताकि इनको और बेहतर तरीके से जो है वो जो भी कचरा है, वेस्ट है, उसको सेग्रीगेट करके प्रॉपर मैनेज किया जा सके। फिर इसके अलावा जो मेट्रो सिटीज हैं, मेगा सिटीज जो हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, वहां पे और स्ट्रॉन्ग तरीके से वर्क करना होगा। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से जो वेस्ट मैनेजमेंट अथॉरिटीज हैं ये काम करें, और जो लोकल लोग हैं वो भी इस पे जो है वो काम करें पूरा, ताकि चीजें जो है वो और बेहतर हो सके। फिर इसके अलावा इस रूल्स में जो है वो एक पूरा ऑनलाइन पोर्टल जो है वो भी बनाया गया है सेंट्रलाइज्ड। और इसमें जो है वो सीपीसीबी जो है इसको जो है वो रिपोर्टिंग जो है वो करेंगी। और जो डेट तो जो स्टेट और गवर्नमेंट्स हैं, जो लोकल बॉडीज है, जैसे डेटा सप्लायर का काम करेंगी। ठीक है, तो मतलब ओवरऑल इसमें यही कंक्लूजन है कि जो भी रूल्स हैं तो इनमें जो है वो एक फेडरलिज्म को जो है वो बढ़ावा देना चाहिए, और जो लोकल डेमोक्रेसी है उसको और स्ट्रांग करना चाहिए। टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना चाहिए ताकि जो ग्राउंड लेवल पे बेहतर तरीके से काम हो सके, और बेहतर जो है वो एक एनवायरनमेंट जो है वो डेवलप किया जा सके, और जो वेस्ट वगैरह है उनको प्रॉपर तरीके से मैनेज करके रिसाइकिल किया जा सके। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, इन्होंने अनाउंस किया कि इन्होंने लॉन्च किया मेजर डिजिटल इनिशिएटिव, जिसको नाम दिया गया है वन केस वन डेटा। और इसके साथ ही इन्होंने जो है वो सुसहाय इसको लॉन्च किया। ये एक एआई पावर्ड असिस्टेंस चैटबॉट है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के द्वारा जो है वो इंटीग्रेट किया गया है। तो इससे माना जा रहा है कि जो इजियर होगा एक्सेस टू जस्टिस, और जो कोर्ट रिलेटेड सर्विसेज हैं वो और बेहतर होंगी। क्विक इंफॉर्मेशन
और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड किया जा सकेगा, जो लिटिगेंट्स हैं, जो जुडिशियल सर्विसेज में इन्वॉल्व हैं लोग उनको। और वन केस वन डेटा इनिशिएटिव, ये एक इंडिया का ई कोड प्रोजेक्ट है जो कि शुरू हुआ था 2007 में अंडर इंडियन नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान, जिसके तहत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज ज्यादा से ज्यादा करना है इंडियन जुडिशरी में। जो ये प्रोजेक्ट है, इसका एम है कि कोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा डिजिटल कराया जाए, ऑनलाइन स्टेटस प्रोवाइड किया जाए जो भी केसेस हैं उनका, कि क्या है, हियरिंग जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कराई जा सके। और इससे क्या है कि जो जस्टिस है वो इजीली जो है वो अवेलेबल होगा और लोगों तक जो है वो पहुंचेगा। तो ये है। तो ये सुसहाय चैटबॉट जैसे है, ये अभी याद रखना। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का सु पेस है, ये सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी प्रोजेक्ट है। तो इसी के तहत ये पूरा काम करेगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी रिसेंटली स्विट्जरलैंड में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने रिसर्च किया है, और इन्होंने एक कंट्रोल्ड अर्थक्वेक एक्सपेरिमेंट अपना किया। और मान इन्होंने बोला है कि काफी जो है वो सक्सेसफुल रहा। ये एक ETH ज़ुरिक लैब है नॉर्दर्न स्विट्जरलैंड में, और इसमें काफी सारे रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेट किया। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये 4 डेज तक चला, अप्रैल लास्ट में। बेड रेटो लैब में ये एक रिसर्च फैसिलिटी है, जो कि एक टनल के पास है, और यहाँ पे यूरोप के साइंटिस्ट ने काफी सारे पार्टिसिपेट किया। इसमें उन्होंने क्या किया कि 750 क्यूबिक मीटर का जो वाटर है इसको बोर होल्स के थ्रू जो है वो ड्रिल कराया टनल के रॉक वॉल में। और इसका उद्देश्य था कि एक माइनर मतलब मैग्नीट्यूड 1 का एक अर्थक्वेक क्रिएट करना। ठीक है, बट इन्होंने ये जो है वो 0.14 लेवल तक का जो है मैग्नीट्यूड का ही जो है वो जनरेट कर पाए आर्टिफिशियली। तो मतलब एक ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट था, इसका मेन मोटिव ये था कि अगर हम अर्थक्वेक को जनरेट कर पाएंगे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, तभी हम फ्यूचर में उसके बारे में और बेहतर तरीके से जान सकेंगे। तो इसी के उद्देश्य से ये इस पे पूरा वर्क किया गया है। और इसमें ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, इसमें लगभग 8000 स्मॉल सिस्मिक इवेंट्स जो हैं वो इनको इंड्यूस कराया गया, ताकि जो है वो मतलब जो टारगेट फॉल्ट्स थी, जो रिजल्ट थी उसमें, कि इससे जो है वो एक अर्थक्वेक जो है वो जनरेट हो सके -5 to 0.14 उसका। तो जो टीम है इन्होंने कहा है कि हम जो है वो जितना हमारा टारगेट था उस तक तो नहीं रीच कर पाए हैं, बट फर्दर अभी इस पे ये और एक्सपेरिमेंट करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस पे ज्यादा से ज्यादा सक्सेसफुल हो हो सके। तो इसका मतलब वही है कि कैसे जो है वो एक सर्टेन साइज के अर्थक्वेक जो है वो बनते हैं, कैसे इनको रोका जा सके। तो जब भी हम पता कर पाएंगे कि बन कैसे रहे, तभी फिर उस पे आगे हम चल के कुछ कंट्रोल जो है वो कर पाएंगे। तो बेसिकली ये जो टर्म है ये एक है इंड्यूस्ड सेस्मिसिटी, जिसके तहत जो है ये जियोथर्मल एनर्जी मतलब प्रोजेक्ट्स के अंतर्गत आता है। इसमें आर्टिफिशियली जो है वो अर्थक्वेक वगैरह को जनरेट किया जाता है। ठीक है। इंडिया जो है वो होस्ट तो इंडिया जो है वो फर्स्ट इंटरनेशनल बिग कैट समिट होस्ट करेगा 1 जून और 2 जून को न्यू दिल्ली में होगा। और इसमें जो है वो बिग कैट जो है उनके कंजर्वेशन के लिए जो है वो पूरा एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा कि कैसे और इस पे वर्क करना है। और बिग 7 कैट्स में टाइगर, लायन, चीता, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जगुआर और प्यूमा आते हैं। तो मतलब कभी कभी जैसे इस तरह की चीजों में पूछ भी देते हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज इसमें आती हैं। ठीक है, और क्या क्या इसमें चल रहा है। और अगर इसमें हम बताएं तो रेन्यूएबल जो एनर्जी है इसके बारे में भी बताया गया है कि इंडिया का जो रेन्यूएबल कैपेसिटी है वो भी काफी जो है वो बढ़ गया है। और अभी जो सोलर कैपेसिटी है वो काफी बढ़ गया है, और मार्च 2026 तक जो है ये 150 गीगावाट्स के लगभग जो है वो पहुंच गया है। तो इंडिया का इंस्टॉल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल ये भी काफी बढ़ा है। और इसके अलावा जो है ये इसमें UNFCC का एक पायनियर ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई है। तो इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो काफी सक्सेसफुल रहा है अपना जो इमिशन टारगेट्स हैं उनको कम करने में।
ठीक है, और 37.38% का रिडक्शन जो है वो हुआ है। तो काफी जो है वो कंजर्वेशन और इन सब चीजों पे, न्यू एनर्जी पे अच्छे से वर्क जो है वो हो रहा है। फिर विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2005, इसका गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया कल। और अब इसके बाद ये 1 जुलाई 2026 से जो है वो ऑल ओवर कंट्री जो है वो लागू होगा। तो ये इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट जर्नी है उसमें एक मेजर माइलस्टोन है। और पहले ये नरेगा था, नरेगा लॉन्च हुआ था 2005 में, उसको रिपील करके नया एक्ट ये गवर्नमेंट जो है वो लेके आई है, विकसित भारत 2047 के विजन के तहत। और ये जो नया एक्ट है, इसमें जो एक स्टैट्यूटरी गारंटी है कि कितने डेज का वर्क एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, वेज एम्प्लॉयमेंट, इसको 100 डेज से बढ़ाकर 125 किया गया है। तो पहले मनरेगा में जो है ये 100 डेज का था। और इसमें कहा गया है कि इससे जो रूरल लाइवलीहुड है वो बेहतर होगा, इनकम बढ़ेगी, विलेज लेवल का डेवलपमेंट बढ़ेगा। और इसके इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो 26-27 का बजट है, इसमें गवर्नमेंट ने 95,692.31 करोड़ रुपए का एलोकेशन जो है वो रखा है, जो कि हाईएस्ट एवर एलोकेशन है अभी तक का रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का। और इसमें जो स्टेट का कंट्रीब्यूशन है उसको भी और बढ़ाया जाएगा। ठीक है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, ये स्टेट्स और यूटीज के साथ जो है वो पूरा कंसल्टेशन में इसको पूरा ड्राफ्ट रूल जो है वो उसको बनाया गया, ताकि बेहतर तरीके से जो है वो ट्रांजिशन हो सके नरेगा से ये विकसित जो ग्राम बिल है इसके लिए। तो ये है, तो 1 जुलाई से ये लागू हो जाएगा। फिर जूट सेक्टर से रिलेटेड एक आर्टिकल था, इसमें बताया गया कि कैसे इंडिया का जो जूट सेक्टर है इसमें डेवलपमेंट हुआ है। और जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक इसको इम्प्लीमेंट किया है, जो कि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव है। और इसमें सैटेलाइट इंटेलिजेंस, वेदर एनालिटिक्स, फील्ड लेवल इनपुट्स को ध्यान में रख के एक पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है, ताकि जो क्रॉप्स हैं वो बेहतर तरीके से उनको और उगाया जा सके, उनका प्रोडक्टिविटी जो है उसको बढ़ाया जा सके। और ये जो पूरा ट्रांजिशन हुआ है, ये जो जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम पूरा बना है, इसमें नेशनल जूट बोर्ड इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल अपना प्ले किया है, इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप का काम किया है। और इसकी वजह से जो सिस्टम है ये बेहतर हुआ है। और जो नेशनल जूट बोर्ड है, नेशनल जूट बोर्ड, ये जूट क्रॉप इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोजेक्ट, इसको जो है वो 2003 से जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, और इसरो के द्वारा मिलके। और इसमें जो कल्टीवेटेड एरियाज हैं उनका रिमोट सेंसिंग के तहत जो है वो पूरा इस पे एक ट्रैक रिकॉर्ड रखा जाता है। और इसी में इन्होंने टू जो कील्स हैं उसको डेवलप किया है, टू की टूल्स को डेवलप किया है, जिसका नाम है भुवन जंप। ये एक मोबाइल ऐप है जिसमें कि जो कितना फील्ड में खेती कितनी हुई है उसको जूट की उसको पूरा मॉनिटर किया जाता है। इसके अलावा पटसन है, ये है प्रोस्पेक्टिव असेसमेंट ऑफ जूट यूजिंग मोबाइल ऐप बेस्ड फील्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये एक वेब प्लेटफॉर्म है जो कि प्रोवाइड करता है रियल टाइम जूट सर्वेलेंस, और ये एक बेहतर तरीके से जो है वो एनालाइज करने में और डिसीजन लेने में जो ऑफिशियल्स हैं, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उनको मदद करता है। तो ये भुवन जम और पर्सन जो है वो जूट कल्टीवेशन से दोनों जो है वो रिलेटेड हैं। और इसके अलावा पहले जब तक ये पूरा नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था ये सिस्टम, इसके पहले काफी सारे लिमिटेशंस थी, जिनकी वजह से जो प्रोडक्टिविटी है वो भी कम थी। तो उसको बढ़ावा देने के लिए इसमें काम किया जा रहा है, और नेशनल जूट बोर्ड इसमें एक अहम भूमिका पूरा जो है वो निभा रहा है। तो ये दोनों जो एप्स वगैरह हैं, प्लेटफॉर्म है, इनका भी इम्पोर्टेंट रहेगा। जूट एक नेचुरल फाइबर क्रॉप है, और ये जो इंडिया के जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे कि स्पेशली वेस्ट बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा, यहाँ पे इनको जो है वो इनकी खेती किया जाता है। और इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट जूट प्रोड्यूसर भी है। इसके इससे जो है वो काफी जो लैक्स ऑफ फार्मर्स हैं और जो वर्कर्स हैं, इनको सपोर्ट जो है वो मिलता है। और जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक सेंट्रल पब्लिक एंटरप्राइजेस है,
जो कि प्राइस सपोर्ट का ऑपरेशन का और जो रॉ जूट है उसके प्रोक्योरमेंट का काम करती है। और इसरो की मदद से इन ये टेक्नोलॉजी की मदद मदद से इसको और बेहतर किया जा रहा है, ताकि इसको एक कैश क्रॉप के रूप में जो है वो पूरा उगाया जा सके और इसका जो प्रोडक्शन है वो बेहतर हो, ट्रांसपेरेंसी हो और इसका जो बेनिफिट है वो फार्मर्स को मिल सके। फिर अभी जो वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना अभी तेलंगाना में अपनी एक रैली में बोला कि काफी मेजर्स अडॉप्ट करने के लिए कहा 7 पॉइंट्स पे, कि जो है वो सोना ना खरीदें, विदेश भ्रमण ना करें, ऑयल सेव करें, तेल खाने वाला जो तेल है उसको भी कम करें। उन्होंने कहा कि फॉरेन यात्राओं पे ज्यादा वो ना जाएं, लोग 1 साल तक जो है वो कम करें क्योंकि एक क्राइसिस की सिचुएशन है। तो अभी जो रिपोर्ट आई है एक आरबीआई की, जैसे उन्होंने विदेश यात्रा को कम करने की बात कही, तो इसमें जो आरबीआई है इसने कहा है कि जो फॉरेन स्पेंडिंग है बाय इंडियन टूरिस्ट एक्चुअली पिछले 2 सालों में ऑलरेडी जो है वो कम हो गया हुआ है। और इसमें जो पूरा एनालिसिस किया, जो आरबीआई का डेटा है, इसमें कहा गया है कि जो रियल ग्रोथ इन डॉलर आउटफ्लो वाज कमिंग फ्रॉम हायर नेटवर्थ इंडिविजुअल, मतलब जो बहुत जो पैसे वाले जो लोग हैं जिनका नेटवर्थ काफी ज्यादा है, उन्हीं की वजह से जो डॉलर का आउटफ्लो जो है वो हुआ है, मतलब मिडिल क्लास या उनका जो है वो काफी कम रहा है। और जो हायर वर्थ इंडिविजुअल्स हैं, ये मूवेबल और इमूवेबल जो फॉरेन एसेट्स हैं उसमें काफी इन्वेस्ट करते हैं। और अ, उन्हीं की वजह से जो है वो ज्यादा जो फंड्स है उनका फ्लो होता है। तो और जो हॉलिडे वाले हैं या जो लोग शादियों के लिए जाते हैं फॉरेन लोकेशंस पे, उनका इंडिया में जो नंबर है वो वैसे भी जो है वो कम है। तो ये जो उनका डेटा है एक्सपेंडिचर पे, ये लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत है। और ये एक फॉर्मल पाथवे है फॉर इंडियंस टू स्पेंड अब्रॉड, कि कितना उनको बाहर कितना वो खर्चा कर सकते हैं। और तो इन्हीं का इसमें जो है वो रिपोर्ट बताया कि पिछले 2 सालों में इसमें जो है वो गिरावट आई है। जो फर्स्ट 11 मंथ रहा है अप्रैल टू फरवरी 26 का, उसमें जो टोटल स्पेंडिंग थी वो 26.4 बिलियन जो है वो खर्चा जो है वो हुआ, जो कि सेम टाइम पे 2024-25 में की तुलना में 2.3% जो है वो कम थी। ठीक है, तो ये है, तो ये इन्होंने जो है वो जानकारी दिया। फिर रेलवे मिनिस्टर इन्होंने उत्तर प्रदेश में काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का जो इनॉग्रेशन किया। और इसमें इन्होंने जो है वो बताया कि 57 अमृत भारत स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। और इसमें 28 का जो है वो कंप्लीशन का काम हो चुका है। और इन्होंने जो है वो बताया कि 4 में जो है वो लाइन कॉरिडोर मेजर लाइन कॉरिडोर बन रही हैं। ये प्रयागराज, कानपुर, आगरा, दिल्ली रूट है। और इसके अलावा दिल्ली और गाजियाबाद को भी पूरा कनेक्ट किया जा रहा है वाया मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गोंडा, इन सबको कनेक्ट करने का काम जो है वो किया जा रहा है। और अमृत भारत स्टेशन स्कीम की बात करें तो ये लॉन्च हुआ था 2023 में इंडियन रेलवेज के द्वारा। और इसके तहत जो इंडिया के जो रेलवे स्टेशन हैं उनको अपग्रेड करने का काम किया जा रहा है। वहां पे बेहतर फैसिलिटीज लगाई जा रही हैं, वेटिंग हॉल को बेहतर किया जा रहा है, लिफ्ट्स को, वाईफाई को, इन सब पे काम हो रहा है। फिर इंडिया भी जो है वो एक विज्ञान टेक 2026, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया ये प्रोग्राम। और इसमें जो हमारे साइंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम के तौर पे उभर के आया है। और क्योंकि कल टेक्नोलॉजी डे था, तो इसमें उन्होंने बताया कि जो है वो टेक्नोलॉजी पे काफी वर्क हो रहा है, नए नए स्टार्टअप्स बन रहे हैं। हमारा जो रैंकिंग है इनोवेशन इंडेक्स पे, ये बेहतर हुआ है, 80th से रैंक बढ़ के हम 38 में आ गए हैं। और इसमें जो है वो डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें अपना काम जो है वो कर रहे हैं। ये विज्ञान टेक ये एक प्लेटफॉर्म था जिसमें इंडिया में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बेहतर करने के लिए, इस पे पूरा फोकस किया गया। फिर स्पोर्ट्स देख लें तो इंडिया का
आईसीसी मेंस ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन है, अभी लेटेस्ट रैंकिंग दिया गया है। और इसमें सेकंड प्लेस पे न्यूजीलैंड है। तो इंडिया का ओडीआई में भी फर्स्ट प्लेस है। इसके पहले T20 इंटरनेशनल रैंकिंग भी इनका जो है वो फर्स्ट है। वो लीडिंग टीम जो है वो बना हुआ है भारत। ठीक है। और इसके अलावा इंडिया जो है वो 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इनको होस्ट करेगा। ये गांधीनगर गुजरात में होंगे। आज से ये शुरू होंगे और ये पहली बार है जब कंट्री जो है वो इस तरह के इवेंट को होस्ट करेगा 44 इयर्स में। और 17 तक ये चलेगा। इसमें डिफरेंट कंट्रीज के 180 पार्ट जो एथलीट्स हैं ये पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें इंडिया, चाइना, श्रीलंका की प्लेयर्स हैं जो ये पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो ये आज ही मतलब ये आज का सारा था करंट अफेयर्स। तो आप हमसे चैनल पे ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।